नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया में हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर इसके बारे में हम बताएं तो 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था और 2014 से इस दिवस को मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये खास दिन इस बात को फिर से याद करने का, चर्चा करने का, दुनिया के तमाम देशों और नेताओं को यह एहसास कराने का दिन है कि इन हथियारों से होने वाली हानि सामाजिक, आर्थिक और निजी जीवन को तबाह कर सकती है और इसके भयावह स्थिति के परिणाम कई दशकों तक पूरी मानवता को झेलने पड़ सकते हैं। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो वातावरण है वो बेहद नाजुक दौर में है। ऐसे में मुख्य चिंताएं परमाणु हथियार अप्रसार संधि पर की अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी तमाम हैं, जिसे हम एनपीटी कहते हैं, एनपीटी संधि कहते हैं, जिस पर दुनिया के 191 देश दस्तखत कर चुके हैं। लेकिन एनपीटी की सिफारिशों के ठोस क्रियान्वयन से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को लेकर तमाम चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में एक बेहद खतरनाक परमाणु हथियारों की बाढ़ आने वाली है, जो मनुष्य जाति के वजूद को खतरे में डाल सकती है। 35 साल तक लगातार घटने के बाद अब परमाणु हथियार बढ़ने की दिशा में दुनिया जा रही है। पिछले साल के मुकाबले परमाणु हथियारों में मामूली कमी हुई है। आने वाले दशक में यह बढ़ने की आशंका है। कई देशों ने आधिकारिक या अनाधिकृत रूप से अपने जखीरे का आधुनिकीकरण शुरू किया। रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार मौजूद हैं और शीत युद्ध के बाद परमाणु युद्ध का खतरा इस वक्त अपने चरम पर है। ऐसे में कितनी मुश्किल है परमाणु निरस्त्रीकरण की राह, जिस परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य की बात हर बार हमें सुनने को मिलती है। उस दिशा में आखिर हम कहां खड़े हैं? क्या है दुनिया के तमाम बड़े देशों का रुख? क्या है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं और क्या है इस दिशा की बड़ी चुनौतियां? मुद्दा आपका में आज हम बात इसी मुद्दे पर करेंगे और उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर शीलकांत शर्मा मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे साथ आज मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी कुमार सीवाज जुड़े हुए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीवाज सर आपका भी मुद्दा आपका में। मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर उमू सलमा बावा, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, SIS JNU। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर बावा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। शुरुआत मैं पहले आपसे करूंगी डॉक्टर शीलकांत शर्मा, थोड़ा समझाइए जो आज के दौर में तमाम देशों का रुख दिखता है, आज के दौर में जो स्थिति, जो आंकड़े, जो परिस्थितियां बयां करती हैं, ऐसे में हम बात परमाणु निरस्त्रीकरण की करें तो क्या इस दिन की कोई सिग्निफिकेंस फिलहाल बची है? क्या उम्मीदें हैं, क्या राह है? पहले तो मैं संसद टेलीविजन को इस बात के लिए का अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये दिन चुना और इस मुद्दे पे तवज्जो देने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। भारत के लिए ये मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि जब से हमने परमाणु बम का विस्फोट किया था 1998 में जी। हमने अपना जो डॉक्ट्रिन दिखाया, जो घोषित किया था, उसमें हमारा एक बात ये भी कही थी कि भारत यही मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय निगोशिएशंस के जरिए परमाणु का उन्मूलन, परमाणु बमों का उन्मूलन जो है वही हमारी सुरक्षा का सबसे बड़ी गारंटी है। ये हमने उसमें लिखा है अपने डॉक्ट्रिन में जी। तो भारत ने, हालांकि भारत परमाणु बम से संपन्न है, परमाणु अस्त्र से संपन्न है और अपनी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट के लिए निरंतर कार्यरत है, परंतु भारत इस बात को जोर देता है कि ये इनका उन्मूलन ही सबसे अच्छा तरीका है और इस उन्मूलन के लिए हम एकांगी रूप से यूनिलैटरली नहीं बट मल्टीलैटरल निगोशिएशन के थ्रू वेरीफाइबल तरीके से, जिसका कि बराबर सत्यापन किया जा सके, हम इसके पक्ष में हैं। तो भारत की भूमि से इसके लिए फिर से आवाज उठाना आपने जो किया है, ये बात मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल। अब रहा सवाल ये कि इस समय नियति क्या है परमाणु निरस्त्रीकरण की, तो सिचुएशन बहुत खराब है इस समय, जो एक बड़ा संक्रांति काल से हम लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि जो 5 राष्ट्र हैं जिनको कि एनपीटी ने ये श्लाघा दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, उनमें से किसी ने भी अभी तक इस दिशा में किसी ठोस कदम उठाने की बात नहीं करी है। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच में कुछ संधियां हुई थी जिसमें उनके परमाणु हथियारों का
का रिडक्शन हुआ था, उनकी कमी की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो परमाणु अधिकार जो परमाणु अस्त्र हैं उनकी संख्या काफी है, वो दुनिया को कई बार नेस्त नाबूद कर सकती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि परमाणु अस्त्रों के नियंत्रण के लिए जो सुझाव दिए गए उनमें से किसी पर भी अब इस समय कोई कार्यान्वयन नहीं है। भारत शुरू से इस बात का पक्षधर रहा है कि परमाणु बमों का यूज नहीं किया जाना चाहिए, उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और उस हमारा जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, उसमें नो फर्स्ट यूज की बात है कि पहले उसका यूज नहीं करेंगे। तो इस पे अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो जाए तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इस दिशा में भी कुछ प्रगति नहीं है। फिर परमाणु के रिस्क रिडक्शन की बात जो है कि उनके कारण जो उनका रिस्क है, जब तक ये हथियार मौजूद हैं, कोई गलती से, कोई किसी दुर्घटना से या कोई मिसकैलकुलेशन से अगर इसका उपयोग हो गया तो एक चेन रिएक्शन हो जाएगी जिसका अंत सिर्फ विश्व के पूरी तरह नेस्त नाबूद होने पे ही होगा। तो ये इस रिस्क रिडक्शन और एक्सीडेंट से बचने की बात है। और एक बात और है कि जो देश परमाणु अस्त्र से संपन्न नहीं है उनके खिलाफ एक नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस, मतलब उनके खिलाफ परमाणु बम का यूज नहीं किया जाएगा, इस बात की गारंटी भी अभी तक एक स्पष्ट गारंटी नहीं है। तो जो एनपीटी की रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो परमाणु प्रसार संधि है, उसकी 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले महीने 25 अगस्त को खत्म हुई। उसमें इन चारों मुद्दों पे डिस्कशन तो हुआ, उनका जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था उसमें इनका उल्लेख भी था, पर वो फाइनल डॉक्यूमेंट उनका सर्वसम्मति उस पर नहीं हो पाई। ठीक है। और इस तरह से यह कहा जाता है, जब सब जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है उसमें अगर सर्वसम्मति नहीं होती तो कहा जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। तो इस तरीके से जो एनपीटी की रिव्यू कॉन्फ्रेंस थी जिसपे आशाएं थी, और वो 2020 में होनी थी, लेकिन कोविड के चलते 2 साल डिले की गई, पर उसका जो फल हुआ वो एक तरह का निष्फल ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो निष्फल होने के पीछे ये कारण नहीं थे, उसके पीछे कारण ये था कि रूस ने जो ज़ापोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पे जो उसके संदर्भ में जो 2 पैराग्राफ थे उस फाइनल डॉक्यूमेंट में, उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। बिल्कुल। और क्या वजह हो सकती है जो माना जा रहा है कि जो समीक्षा सम्मेलन हुआ एनपीटी को लेकर 10वां, वो क्यों उस तरह से उम्मीद भरे नतीजे हमारे लिए लेकर नहीं आया, इस पर मैं आगे और बात करूंगी। लेकिन सीवत सर, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहूंगी, जब हम दुनिया भर के स्टैंड की बात करते हैं, जब हम परमाणु हथियार मुक्त दुनिया की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर भारत के स्टैंड की भी बात होती है, जिस पर डॉक्टर शर्मा ने अभी कुछ प्रकाश डाला है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए? क्या हमारी जो इसे लेकर चिंताएं रही हैं, जो रुख रहा है, उसे जानना इस वक्त बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल प्रीति, देखो पहले तो ये मानना पड़ेगा जो कि ये एनपीटी आया था 1970 में आया था। 1970 से पहले जिन देशों ने न्यूक्लियर हथियार का या न्यूक्लियर प्रिक्सेशन कर लिया था उनको न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था, जिसके अंदर आता है आपका यूएस आता है, रूस आता है, चीन आता है और ग्रेट ब्रिटेन आता है और फ्रांस आता है। और उसके बाद जो 1970 के बाद जो भी अगर किसी ने परमाणु बम का एक्सपेरिमेंट भी किया तो उसको न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं माना गया। तो भारत ने शुरू से ये बोला था ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, ये कैसे हो सकता है 5 देश इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो और दूसरों के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, तो ये कैसे है कि इनके होने से पीस आएगी और बाकियों के पास नहीं होने से पीस नहीं आएगी। तो भारत ने शुरू से इस चीज का विरोध किया कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है और हम नहीं माना और हमने साइन नहीं किया। भारत ने ही नहीं, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था मगर वो निकल गए 2003 में। अब क्वेश्चन उठता है कि भारत ने जब साइन नहीं किया था तो भारत जो है न्यूक्लियर हथियार बढ़ाया 1974 के अंदर हमने परमाणु बम का पहला प्रिक्सेशन किया जो पीसफुल था, और 1998 में हमने एक न्यूक्लियर हथियार का जो दूसरा प्रिक्सेशन किया और हम न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर हो गए। हम भारत बार बार ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट, हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस है जो कि हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। क्वेश्चन आता है कि हमने क्यों नहीं एनपीटी साइन किया। भारत बार बार ये कहता रहा कि ऐसा हो सकता है कि चीन के पास ये हथियार है और वो पाकिस्तान के पास आ सकता है, और पाकिस्तान 1970 से
पहले 60 से पहले ये हथियार की तरफ लग गया था। AQ खान जो यूरोप के जाके उसके बाद अनऑथराइज मीन से वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की प्रतिक्रिया लेके आए थे। चीन ने भी उनकी मदद की थी। तो हमें मालूम था कि जो पाकिस्तान है अंडर हैंड न्यूक्लियर स्टेट बनता जा रहा है। ऐसे में अगर भारत NPT साइन कर लेता है तो भारत फिर न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन पाएगा और ये एक बहुत बड़ा डेंजर कि चीन और पाकिस्तान जो दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हो और भारत के पास ना हो। तो इसलिए प्रीति जो मेन रीजन था NPT ना साइन करने का। मगर भारत 2-3 बातों में बार बार बताता रहा है। भारत कहता है कि न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर हथियार में फर्स्ट नो यूज की जो पॉलिसी आनी चाहिए। न्यूक्लियर हथियार धीरे धीरे कम होने चाहिए और बिल्कुल जीरो हो जाने चाहिए। ये भारत की हरदम जो है स्टैंडिंग रही है। भारत चाहता है कि पूरा वर्ल्ड न्यूक्लियर हथियार से मुक्त हो, मगर ये सच्चाई है, ऐसा होना मुश्किल है। आज की तारीख में 13,000 के करीब न्यूक्लियर हथियार हैं और उसमें से 90% जो हथियार हैं वो US और रूस के पास हैं, करीब करीब 12,000 के करीब। बाकी जो देश हैं, जो 5 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वो उनके पास उसके अंदर आता है आपका UK भी आता है, चीन भी आता है, फ्रांस है, 250 से 300 के करीब हैं और उसके अलावा 4 नॉन न्यूक्लियर मानने वाली स्टेट भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जो कि भारत भी है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है और नॉर्थ कोरिया है। ये हमें मान के चलना चाहिए। इन चारों के पास भी हथियार हैं और भारत एक ऐसा देश है जिसकी पॉलिसी है नो न्यूक्लियर फॉर यूज। सेकंड है, भारत की एक क्षमता है कि हमारे पास ट्राइड है। हम सेकंड जो कैपेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा हमारी सस्टेनेबल है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ट्राइड की हम हथियार को, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल फर्स्ट नहीं करेंगे। अगर दुश्मन करता है तो हमारे पास क्षमता है कि हम हवा से भी, जमीन से भी और जमीन के नीचे से भी हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कर सकते हैं। मगर भारत ने बार बार यही कहा है कि हैव्स और हैव नॉट के बीच में आप गैप नहीं कर सकते और भारत हरदम ये कहता रहा है कि धीरे धीरे न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल खत्म होने चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार जब तक वर्ल्ड में रहेंगे तो इसकी पीस के लिए हरदम प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखें प्रीति, अभी जो हालात हैं रूस और यूक्रेन के अंदर, अब ये डर हरदम है कि कहीं ऐसा तो नहीं अगर पुतिन कॉर्नर्ड हो जाते हैं और यूक्रेन में उनको सक्सेस नहीं मिलती, कहीं वो बिल्कुल ये आशंकाएं जाहिर तौर पर श्रीवास्तव जैसा आप बता रहे हैं, इस पर मैं आऊंगी। जो रूस और यूक्रेन युद्ध है उसके बाद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर, दुरुपयोग को लेकर तमाम जो आशंकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसके खतरे को लेकर तमाम चिंताएं जताई जाने लगी। प्रोफेसर बाबा, अगर मैं समझूं, नेटो जैसे जो सदस्य हैं या मैं कहूँ यूरोपियन कंट्रीज का जो रुख रहा है, अगर हम अलग अलग हिस्सों के तौर पर बात करें, वो क्या रहा है? और नेटो का मजबूत होना, 12 देशों से आज 30 मेंबर्स का ये ग्रुप है, कहीं ना कहीं ये परमाणु अप्रसार की दिशा में कहीं ना कहीं सहायक है या बाधा है? कैसे समझें इसे? देखिए, नेटो का अपना ही एक अहम स्थान है जो है यूरोपीय। अगर हम दृष्टिकोण से देखें कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन में, तो वो उसका गठन किया गया था शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद नेटो अपने आप से समाप्त नहीं हुआ। विपरीत ये हम देखते हैं कि उसमें और भी जो पश्चिमी यूरोप से जो है देश हैं, सेंट्रल और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्हें लगा कि ऐसे सुरक्षा के वातावरण में अगर उन्हें एक स्थायी रूप से सुरक्षा चाहिए तो उन्हें नेटो का सदस्य बनना चाहिए, और इस पे प्रतिबद्धता ये नहीं थी कि वो उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस ने इसको ऐसे देखा कि ये जो नेटो का बड़ा होना, जैसे अभी आपने बताया 12 से 15 से 30 सदस्यों का होना, और अगर उसको देखें, अगर भौगोलिक रूप से देखें, तो अगर हम यूरोप के मैप को देखें तो नेटो की जो सदस्यता है आज उस क्षेत्र तक जहाँ पहुंची है जहाँ पे कि सोवियत रूस के साथ उसका एक सीधा एक तरीके से बॉर्डर के पास आ पहुंचा है। और रूस ने इसको हमेशा शुरू से बहुत समय से अभी कहा है, खास तौर पे अभी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि ये ही अहम मुद्दा है हमें, कि हमारी सुरक्षा जो है खतरे में पहुंच गई है। दूसरा मुद्दा इसको लेके ये हुआ है कि अभी युद्ध के चलते यूक्रेन में ज़ापोरिजिया का जो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे बड़ा परमाणु जो है रिएक्टर है वो रूस के नियंत्रण में है। वहाँ करीब 900
लोग कार्य कर रहे हैं इस पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहल की जा रही है कि शायद IAEA की यहाँ पे वहाँ पे निरीक्षण भी उस पे गए थे देखने के लिए कि स्थिति कैसी है। और ये अब आप हाल ही में पिछले 3 दिन से जो है 4 क्षेत्रों में आप ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे रेफरेंडम चल रहा है कि क्या वो क्षेत्र, जहाँ पे 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे रूस ने पहले से कब्जा कर रखा है, 2 नए क्षेत्र हैं, ज़ैपोरिज़िया है उसमें, खेरसोन भी है जहाँ पे कि ये रेफरेंडम चल रहा है और कल ये समाप्त होगा। और ये माना जा रहा है कि रेफरेंडम होने के बाद ये क्षेत्र रूस के साथ जुड़ जाएंगे। और इस संदर्भ में जो है अब परमाणु युद्ध का होना, उसकी जो शंका है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि रूस ने ये कहा है कि हम अपने क्षेत्र को किसी भी तरीके से जो है हर साधन से हम का उपयोग करेंगे उसकी रक्षा करने के लिए। हर साधन का मतलब है यहाँ पे परमाणु हथियार को भी हम इससे अलग नहीं रखेंगे। तो पिछले दिनों में ये जो एक 2 किस्म के जो हथियार हम जब बात कर रहे हैं, पारंपरिक हथियार से ही अभी तक युद्ध चल रहा है, लेकिन जब से और अगर जैसे हम कल की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये जो शंका है ये बढ़ती जा रही है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि इस बात को, जो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि किसी भी साधन का हम उपयोग कर सकते हैं, इसको नजरअंदाज मत करिए। ये बहुत ही एक भयानक मोड़ पे आके ना केवल ये जो युद्ध है उस पे रुका हुआ है, लेकिन पूरे विश्व के लिए एक चिंता का प्रश्न बन चुका है कि क्या रूस परमाणु हथियारों का अब इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, अब आगे की राह इसे लेकर क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि जो तमाम आंकड़े हैं, जैसा जिक्र हम कर भी रहे हैं कि 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में मौजूद हैं, क्या कैसे आगे बढ़ा जाए इस दिशा में ठोस परिणाम देखने के लिए? परमाणु जोखिम को कम करने के लिए एक तरह से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से जो राजनयिक प्रस्ताव रहे हैं वो पूरी तरह से उन पर क्या पुनर्विचार की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय पड़े हुए हैं। NPT की जिस तरह से आपने बात की, उम्मीद भरे रिजल्ट वहां से कुछ नहीं निकल रहे हैं, क्या किया जाए? और खासतौर से अगर मैं क्षेत्रवार समझूं तो क्या दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें, उसे परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए सार्क जैसे जो संगठन है, क्या उन्हें सक्रिय होना चाहिए? इस तरह से क्या धीरे धीरे स्टेप्स में आगे बढ़ा जा सकता है? क्या है आगे की राह और चैलेंजेस? नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो आपने जो रीजनल बात की, क्षेत्रीय रूप से, ये तो बिल्कुल तो पूरी तरह से हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो परमाणु अस्त्र है, उसका जो विश्वव्यापी परिणाम होता है, उसकी जो विध्वंसकता है, वो सारी दुनिया का असर करती है। इसलिए आप किसी एक हिस्से को आइसोलेट नहीं कर सकते कि जहां पे आप यहाँ पे नहीं रखो साहब। तो ये तो बिल्कुल, ये जो जिनके पास बॉम्ब थे, जो हैव्स थे, जैसा जनरल साहब ने बताया, वो हैव्स ने अपने मतलब के लिए इसको फैलाया था, और जिनके पास नहीं थे उनसे कहते आप ये न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बना दो। भारत के ऊपर भी दबाव आ रहा था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। तो जो आपने सार्क के सिलसिले में बात की है, बिल्कुल बेमानी है, वो उससे बिल्कुल स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, फिर क्या सही रास्ता? चीन के पास बॉम्ब है, और चीन की मिसाइल यहाँ नॉर्थ में लगी हुई हैं। हमारे तिब्बत में उन्होंने मिसाइल अपना डिप्लॉय की हुई है, और चीन का जो सारा रवैया है वो धमकाने वाला है। हालांकि ऊपर से कहते हैं वो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, लेकिन उनका रवैया धमकाने वाला है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन बहुत 4-5 बहुत ही मुख्य मुद्दे हैं। एक तो यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स की सेलियंस को कम किया जाए, मतलब उनमें उनको युद्ध में लाने की बात ही ना की जाए। तो जो पुतिन ने बात की है कि वो अपने सारे साधनों का उपयोग करेंगे, इसके जवाब में अमेरिका से एक बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है, उनसे कहा डोंट। उन्होंने ये कहा अगर आप करेंगे तो बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए होंगे। तो ये डेटरेंस की पॉलिसी है कि अगर किसी देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया तो उसके विरोध जो रिटेलिएशन किया जाएगा वो बहुत ज्यादा व्यापक होगा, उस देश को खत्म करने की बात है। और इसी के बिना पे जो न्यूक्लियर एज है पिछले 75 सालों से करीब, उसमें एक तरह की स्टेबिलिटी है, क्योंकि डेटरेंस के कारण एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं करते। तो अमेरिका ने रूस को मना किया। दूसरी बात यह है कि नो फर्स्ट यूज का जो मुद्दा है, इस पे काफी अंतरराष्ट्रीय सहमति है। एक जो बैन ट्रीटी है जिसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने साइन किया, और भारत ने उसकी नेगोशिएशन में भाग नहीं लिया क्योंकि वो एक तरफा थी। पर फिर भी उस ट्रीटी का एक महत्व है, क्योंकि करीब 66 राष्ट्रों ने उसको रेटिफाई कर दिया है, और उस ट्रीटी में उन्होंने कहा है कि परमाणु बम का यूज नहीं होना चाहिए। उसके जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब मानवीय
स्तर पे जो उनके जो प्रभाव हैं वो इतने विध्वंसक हैं कि उसका यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूक्लियर यूज को रोकने के लिए, उसको नो फर्स्ट यूज करने के लिए जो जो मुहिम चल रही है वो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि जो न्यूक्लियर रिडक्शन है उसके लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो अगेन उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जनरल असेंबली की स्पीच में कहा है उन्होंने कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम चाहते हैं कि आर्म्स कंट्रोल के लिए हम तैयार हैं और आर्म्स रिडक्शन के लिए हम तैयार हैं। ये बड़ी भारी बात उन्होंने कही, क्योंकि आज की जो सूरत हाल है उसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र ये कह रहा है कि हम तैयार हैं इसको रिडक्शन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और उन्होंने चीन को भी आक्षेप किया कि चीन की चीन जो बढ़ा रहा है अपने आर्म्स न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है वो बड़े ओपेक रूप में, मतलब अपारदर्शी रूप में छुपे हुए रंग से चला रहा है, और उसके कारण बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की। और रूस के लिए ये कहा कि रूस का जो एटीट्यूड है यूक्रेन वॉर में और जिस तरह से वो धमकाने की बात कर रहा है उसकी उन्होंने भर्त्सना की। तो और जो नेटो के दूसरे सदस्य हैं फ्रांस और यूके, वो अमेरिका के साथ जाते हैं, पर नेटो की जो एक्सेप्टेड पॉलिसी है वो फर्स्ट यूज की है, नो फर्स्ट यूज की नहीं है। पर उसके लिए बहुत प्रेशर बनता रहा है, और खासकर यूरोपीय देशों में, कि डेटरेंस ओनली, मतलब सिर्फ निरोध पर ठीक है डॉक्टर शर्मा, डेटरेंस के लिए किया जाए। ठीक है डॉक्टर शर्मा, क्योंकि समय कम है, अब तीनों मेहमानों से मैं लास्ट में क्लोजिंग कमेंट लूंगी। सीवे सर, आपकी नजर में क्या रास्ता है? और जैसा अभी डॉक्टर शर्मा ने भी कहा कि, और जिस पर हमने देखा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव बार बार जोर भी देते रहे एंटोनियो गुतेरेस, कि धमकी देना भी नहीं अलाउ करना चाहिए। कोई देश ये बात भी ना बोले कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या परमाणु हमला कर सकते हैं, उसे भी बहुत सीरियस तरीके से लिया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि असलियत क्या है। ऐसे में फिलहाल आपकी नजर में रास्ता क्या है? हाँ प्रीति, बिल्कुल 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो, एक तो कहीं ना कहीं सोच विचार था कि जितने ये 13,000 के करीब न्यूक्लियर वेपन हैं जो उनका कम होना चाहिए, मगर ऐसा देखने में आया कमी तो हुई बीच में। अब जो इनकी जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम है वो रिफाइन करते जा रहे हैं कि सारे के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए हैं जो कि न्यूक्लियर टिप्ड हैं। तो ये लग रहा है कि अगर न्यूक्लियर वार होता है तो इतने वेपनों की जरूरत नहीं, पूरा संसार खत्म हो सकता है। कोई न्यूक्लियर जब लड़ाई होगी उसमें हार जीत नहीं, पूरा वर्ल्ड को नुकसान होगा। मगर एक ये नई चीज जो पैदा हुई है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके बारे में बात आप रूस और यूक्रेन की लड़ाई में भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर पुतिन कॉर्नर हो जाते हैं, जो ईस्टर्न यूक्रेन डॉनबस के इलाके में, उनको कहीं भी जीत नहीं मिलती है, ना लुहांस्क ना लोहांस्क एरिया में, ना उनको जापोरिजिया या खारोसन में, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करें, छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। दूसरा, भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान। भारत बार बार बताता जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो एक इनस्टेबल देश है, उसके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि टेररिस्ट के हाथ में कभी ये न्यूक्लियर वेपन लग गए तो ये एक पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है, अगर आप देखें लूज स्टेटमेंट कई भी बार पास होती है पाकिस्तान से कि हमारे पास एक छोटा न्यूक्लियर वेपन है और हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बात बार बार भारत उठाता है कि जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा और एक प्रकार से सोच विचार करना पड़ेगा। तो भारत की चिंता हरदम रही है चीन और पाकिस्तान को लेकर, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर न्यूक्लियर हथियार के बारे में, क्योंकि उनकी कोई स्ट्रिंजेंट पॉलिसी नहीं लगती और हमें डर हरदम ये रहता है अगर ये हथियार कहीं ना कहीं आने वाले समय में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ गए तो ये एक पूरा का पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है, न्यूक्लियर हथियार की रीच लिमिटेड नहीं है, रीजनल नहीं है, इंटरनेशनल रीच है, तो इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन ऑफ डेटरेंस नॉट ऑफ वार। इसीलिए भारत का जो नजरिया हरदम रहा है वर्ल्ड के लिए कि भारत के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, हमने डिक्लेयर किए हैं, पर हम कभी फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पर हमारे पास सेकंड कैपेबिलिटी पुख्ता है। ये हम बार बार पाकिस्तान को इसलिए बताते हैं कि वो गलती से भी गलती ना करे। अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल भारत की तरफ करेगा तो भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है और भारत उसको बर्बाद कर देगा। तो ये एक भारत ने हरदम यही कहा है कि हम नहीं चाहते न्यूक्लियर हथियार फैलें, न्यूक्लियर हथियार धीरे धीरे कम होने चाहिए और आने वाले समय में न्यूक्लियर हथियार जीरो होने चाहिए। हम ये चाहते हैं, तभी हमने एनपीटी साइन नहीं की। हमने कहा कि हैव्स और हैव नॉट के बीच में आप ये कभी भी गैप नहीं कर सकते कि 5 ऐसी स्टेट हैं
जो कि न्यूक्लियर हथियार होंगे, हाँ। वो हरदम इसका इस्तेमाल ठीक। ठीक करेंगे और बाकी के पास नहीं। ठीक अगर है। आप यूक्रेन की लड़ाई देखें, यूक्रेन के पास बहुत हथियार थे न्यूक्लियर, जब सोवियत यूनियन टूटा था, मगर उनके हथियार दे दिए गए थे। जी। आज अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते, क्या रूस की उसके ऊपर हमला करता? तो ये भी एक कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो बिल्कुल, ये एक तमाम डर पहलू है, हैं। पैदा बिल्कुल, हो रहा समय है की आने कमी है वाले सीवत सर। प्रोफेसर बावा, आपकी नज़र में फिलहाल क्या रास्ता है? क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र की हम बात करते हैं, एनपीटी की हम बात करते हैं, वो अपने मकसद में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि पांचों जो स्थायी सदस्य हैं वो कार्रवाई को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर किस गति से आगे बढ़े हैं, ये हम सब देख रहे हैं। तो ऐसे में आपकी नज़र में फिलहाल क्या रास्ता है इस चैलेंज से निपटने के लिए? देखिए, एक तो एकदम अगर अब तुरंत अगर देखा जाए तो अभी जो युद्ध की जो एक पृष्ठभूमि है हमारे सामने, तो इसमें राजनीतिक संयम की बहुत अहम भूमिका है और बहुत आवश्यकता है। युद्ध किसी भी ऐसे अंजाम पे नहीं पहुंचाएगा कि किसी एक राष्ट्र को जो है बिल्कुल उसमें एक वो कह सकते हैं कि वो जीत चुके हैं। तो एक तरीके से ऐसी एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, खास तौर पे रूस के द्वारा, कि बताया जा रहा है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि दबाव जा रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली की जो जितने भी चर्चे हम सुन रहे हैं, तो वहाँ पे एक बात ये अहम सामने आ रहा है कि विश्व के सामने चुनौतियाँ बहुत हैं और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय कि मिल के एक रास्ता निकाला जाए कि किसी तरीके से इस युद्ध में या तो एक युद्ध विराम किसी तरीके से कि उसकी घोषणा हो जाए और एक ऐसा वातावरण तैयार हो जाए कि दोनों ही जो देश हैं वो किसी तरीके से समन्वय के तरफ और एक शांति के तरफ जो है चल बिल्कुल, सकते और हैं। राजनीतिक अगर हम प्रतिबद्धता ना हो, उसको और बढ़ाएं बिल्कुल, और राजनीतिक प्रतिबद्धता ना दिखे तो हो सकता है एक बार फिर सिविल सोसाइटी को ही इसके लिए आगे आना पड़े। तमाम जो रास्ता है वो इस दिशा में भी इशारा कर रहा है। समय क्योंकि यही पूरा हो गया है। प्रोफेसर बावा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर शीलकांत शर्मा आपका, और सीवत सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण बेहद नाजुक दौर में है और जाहिर तौर पर हमें हिरोशिमा और नागासाकी की जो विभीषिकाएं हैं उन्हें हर समय अपनी याद में रखना होगा और ये जानना पहचानना होगा कि परमाणु खतरे का केवल एक ही समाधान है, परमाणु हथियारों का बिल्कुल भी मौजूद ना होना। और इस दिशा में अब संधि, बातचीत और चर्चाओं से आगे बढ़कर अब ठोस पहल की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यही है कि शांति और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का कोई भी और विकल्प है ही नहीं। फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।